नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दीर्घकाल एवं दीर्घकालीन औसत उत्पादन लागत का अर्थ जानेंगे। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, इसका कारण जानेंगे। LAC वक्र के आकार पर पैमाने की बचतों एवं हानियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम जानेंगे। और दीर्घकालीन सीमांत उत्पादन लागत वक्र की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसको हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दीर्घकाल का अर्थ। दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादक उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को इच्छानुसार एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकता है। दीर्घकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन परिवर्तनशील होता है तथा कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। दीर्घकाल में उत्पादन के प्लांट का आकार भी परिवर्तनीय होता है। दीर्घकाल में बढ़ी हुई मांग के अनुरूप आपूर्ति बढ़ाने के लिए फर्म अपने वर्तमान प्लांट का विस्तार कर सकती है या एक प्लांट को छोड़कर अपेक्षाकृत अधिक कुशल प्लांट को अपना सकती है। प्रत्येक प्लांट उत्पादन की एक निश्चित सीमा तक उपयोगी होता है, अतः एक फर्म उत्पादन के लिए उस प्लांट का उस सीमा तक उपयोग करेगी, यानी कि प्रत्येक प्लांट का उस सीमा तक उपयोग करेगी जहां तक उत्पादन में वृद्धि के साथ औसत उत्पादन लागत में कमी होती जाए। दीर्घकाल में यदि कोई अन्य प्लांट पहले से स्थापित प्लांट की तुलना में उसी उत्पादन स्तर पर कम लागत को संभव बनाता है, यानी कि कोई अन्य प्लांट जो है वो स्थापित प्लांट की तुलना में उसी उत्पादन को कम लागत में उत्पादित करता है, तब ऐसी दशा में उत्पादक उस कम लागत वाले प्लांट पर स्थानांतरित हो जाएगा, यानी कि वो वर्तमान प्लांट को छोड़ देगा और उस कम लागत देने वाले प्लांट को लगाएगा। प्रोफेसर लेब्टविच के अनुसार दीर्घकाल वैकल्पिक अल्पकालीन स्थितियों का एक समूह है जिसमें से किसी भी स्थिति को फर्म या उत्पादक अपना सकते हैं। दीर्घकालीन औसत उत्पादन लागत क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। दीर्घकालीन कुल उत्पादन लागत अर्थात LTC को कुल उत्पादन इकाइयों N से भाग देकर दीर्घकालीन औसत उत्पादन लागत को प्राप्त किया जा सकता है। सूत्र रूप में हम इसको लिख सकते हैं, दीर्घकालीन औसत उत्पादन लागत LAC बराबर दीर्घकालीन कुल उत्पादन लागत अर्थात LTC बटे कुल उत्पादन इकाइयाँ अर्थात N। तो इस प्रकार से हम दीर्घकालीन औसत उत्पादन लागत को ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की और ये जानेंगे कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र U आकार का क्यों होता है और एक उत्पादक दीर्घकाल में किस प्रकार से प्लांटों को परिवर्तित करता है, किस प्रकार से वो दीर्घकाल में अपना उत्पादन संबंधी जो निर्णय है वो कैसे लेता है। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए फर्म के पास 3 प्लांट हैं। एक है लघु, जिससे संबंधित औसत लागत को, अल्पकालीन औसत लागत को हमने SAC1 के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं। और दूसरा प्लांट है मध्यम आकार का, जिसकी औसत लागत को SAC2 के माध्यम से दिखाया गया है। और तीसरा प्लांट है वृहद प्लांट, जिसकी औसत लागत को SAC3 के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये 3 प्लांट हैं एक उत्पादक के पास में, हम ऐसा मान लेते हैं। अब मान लीजिए उत्पादक को OX1 उत्पादन मात्रा का उत्पादन करना है, तब वह लघु प्लांट को अपनाएगा और इस OX1 उत्पादन मात्रा को उत्पादित करने की न्यूनतम लागत को प्राप्त करेगा। अब यदि उत्पादन बढ़ा करके उत्पादक को OX2 करना हो तो वह, आप यहाँ पर देख सकते हैं B बिंदु पर ये स्पष्ट हो रहा है कि उत्पादक दूसरे प्लांट या पहले प्लांट में से किसी को भी अपना सकता है, क्योंकि दोनों ही इस उत्पादन मात्रा के लिए समान लागत देते हैं। लेकिन अगर इससे आगे और उत्पादन बढ़ाना पड़े तब उत्पादक लघु प्लांट को छोड़ करके मध्यम प्लांट को अपनाएगा, क्योंकि मध्यम प्लांट पर उत्पादन लागत जो होगी वो कम होगी, न्यूनतम होगी। OC3 उत्पादन मात्रा को उत्पादित करने की जो लागत होगी वो न्यूनतम होगी।
इसलिए वो मध्यम प्लांट को अपनाएगा, पहले प्लांट को छोड़ देगा जो कि लघु प्लांट है, छोटा प्लांट है। इसके बाद भी अगर आगे उत्पादन जारी रखना है, आगे उत्पादन बढ़ाना है, मान लीजिए OX4 करना है, तो यहाँ पर फिर से वही स्थिति आती है कि दो प्लांटों के मध्य उत्पादक जो है वो उदासीन रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यम प्लांट और बृहद प्लांट के बीच में दोनों ही प्लांट जो हैं इस उत्पादन मात्रा पर समान उत्पादन लागत दे रहे हैं जो कि DX4 है। इसलिए उत्पादक मध्यम प्लांट को या फिर बृहद प्लांट को किसी को भी अपना सकता है। लेकिन अगर इससे आगे उत्पादन बढ़ाना हो तो उत्पादक जो है वो बृहद प्लांट पर स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OX5 उत्पादन मात्रा की जो लागत है वो न्यूनतम होगी जो कि EX5 है, और अगर और उत्पादन बढ़ाना पड़े तो वह बृहद प्लांट पर ही रहेगा क्योंकि उसके पास 3 ही प्लांट हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब उसके पास 3 प्लांट होते हैं तो जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है वो लाल रंग का जो हिस्सा है वो होता है, यानी कि जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होगा वो उतार चढ़ाव वाला वक्र होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने केवल 3 ही प्लांट लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उत्पादक के पास अल्पकाल में बहुत सारे प्लांट होते हैं जिन्हें वो अपना सकता है। ये इस रेखा चित्र की व्याख्या यहाँ पर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि कई सारे प्लांट होते हैं उत्पादक के पास, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 11 प्लांट लिए गए हैं, और इसलिए जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होगा वो LAC जो कि आप नीले रंग में यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार का होगा। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने की हैं, महत्वपूर्ण है 2 बातें। पहली कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को केवल स्पर्श करता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र को किसी भी बिंदु पर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र काटता नहीं है। इसका कारण यह है कि किसी भी उत्पादन मात्रा पर दीर्घकालीन औसत लागत अल्पकालीन औसत लागत से अधिक नहीं हो सकती। दीर्घकाल में उत्पादक प्लांट का समायोजन एवं चुनाव इस प्रकार से करता है कि उत्पादन लागत को घटाया जा सके। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी दशा नहीं हो सकती जिसमें अल्पकालीन औसत लागत दीर्घकालीन औसत लागत से कम हो, अर्थात सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्र जो हैं वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र से ऊपर होते हैं। कोई भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन करते समय उत्पादक जो होता है वो किसी न किसी अल्पकालीन प्लांट पर ही क्रियाशील होता है। तो इसलिए ये जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बनता है ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र के किसी न किसी बिंदु को स्पर्श करके बनता है। इसलिए सीधी सी बात हो गई कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र केवल और केवल अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करेगा, न कि उनको प्रतिच्छेदित करेगा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि LAC जो होता है वो यू आकार का होता है और SAC की तुलना में अधिक चपटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल लागू रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं SAC6 वक्र को LAC वक्र उसके न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, जहाँ पर उत्पादन की मात्रा OX1 का उत्पादन हो रहा है। ये प्लांट जो है यानी कि 6ठे नंबर का प्लांट जो है जिसकी अल्पकालीन औसत लागत SAC वक्र के माध्यम से दिखाई गई है, ये अनुकूलतम आकार का प्लांट है क्योंकि LAC इसके न्यूनतम बिंदु को स्पर्श कर रही है, जो ये दिखाता है कि यहाँ पर पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू हैं। इससे पहले के सभी प्लांट जो हैं वो अनुकूलतम आकार के नहीं हैं, क्योंकि पहले के सभी प्लांट 1 से लेकर 5 तक के प्लांट जो हैं सभी के सभी क्या हैं, न्यूनतम लागत प्रदान नहीं करते हैं। न्यूनतम लागत से पहले ही आप देखेंगे कि LAC वक्र उनको स्पर्श कर रहा है, उनके गिरते हुए भाग से टच कर रहा है LAC वक्र। और 6ठे प्लांट के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां प्लांट जो है उससे संबंधित जो लागत वक्र है
7वें प्लांट से संबंधित लागत वक्र, 8वें से संबंधित औसत लागत वक्र। इसी प्रकार से जो बाद के लागत वक्र हैं उनको आप देखेंगे कि सभी वक्र क्या हैं, अनुकूलतम स्तर से आगे के, यानी कि अनुकूलतम आकार से बड़े प्लांट हैं, यानी कि अनुकूलतम जो बिंदु है उससे आगे की ओर उन पर उत्पादन हो रहा है, क्योंकि LAC जो है 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें प्लांट को क्या कर रहा है, उनके बढ़ते हुए भाग पर स्पर्श कर रहा है। तो इसलिए जो ये दिखाता है कि छठे प्लांट के बाद उत्पादन के घटते प्रतिफल लागू हैं और 5वें प्लांट तक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू हैं। इसलिए ये यू आकार का है और अधिक चपटा भी है। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र उत्पादन की विभिन्न उत्पादन मात्राओं की न्यूनतम संभव औसत लागत को व्यक्त करता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र इन विभिन्न अल्पकालीन प्लांटों को दर्शाने वाले अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को कहीं न कहीं एक बिंदु पर स्पर्श अवश्य करता है। अतः यह अनेक अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को घेरता है। इसलिए दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को आवरण भी कहा जाता है, यानी कि इसको आवरण वक्र भी कहा जाता है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करता, केवल वह अनुकूलतम प्लांट पर ही अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है। यही कारण है कि LAC जो होता है वो यू आकार का होता है। ये रेखाचित्र की व्याख्या है जो हमने अभी की थी। अब बात करते हैं LAC वक्र पर पैमाने की बचतों और हानियों के क्या प्रभाव पड़ते हैं और इन प्रभावों की वजह से LAC वक्र के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप पहला चित्र देख रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है कि LAC वक्र जो है वो बहुत ही कम उत्पादन मात्रा के बाद ही ऊपर की ओर बढ़ने लगा है, जो ये दिखाता है कि पैमाने की बचतें बहुत ही कम मात्रा पर, बहुत ही कम उत्पादन मात्रा पर ही समाप्त हो गई हैं और हानियां शुरू हो गई हैं, जिससे लागत बढ़ने लगी है। तो LAC वक्र जो होगा वो जल्दी ही ऊपर की ओर जाने लगेगा। दूसरे चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखाया गया है इस चित्र में कि जो पैमाने की बचतें हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं और उसके बाद हानियाँ शुरू होती हैं। इसलिए क्या होता है कि LAC2 जो है वो धीरे धीरे OX2 उत्पादन मात्रा तक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उत्पादन मात्रा तक वो गिरता रहता है, उसके बाद वो बढ़ता है। जो ये दिखाता है कि पैमाने की बचतें काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं। तीसरा वक्र जो है वो ये दिखाता है कि एक बार बचतें नीचे की ओर गिरती हैं, जहाँ तक उत्पादन मात्रा OX3 का उत्पादन होता है, उसके बाद पैमाने की बचतें और हानियाँ परस्पर एक दूसरे को संतुलित करती हैं और उसके बाद LAC3 जो है वो स्थिर हो जाता है, यानी कि स्थिर प्रतिफल देने लगता है और ये स्थिति लगातार जारी रहती है। चौथी स्थिति हो सकती है कि OX4 उत्पादन मात्रा तक पैमाने की जो बचतें हैं वो ज़्यादा रहें और इसलिए वो नीचे की ओर गिरता रहे। जो वक्र है हमारा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वो नीचे की ओर गिरता है OX4 तक, क्योंकि पैमाने की बचतें बढ़ती हैं। OX4 से लेकर के OX5 तक, यानी कि X4 और X5 के बीच की जो उत्पादन मात्रा है वहाँ तक पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू रहते हैं, यानी कि पैमाने की बचतें और हानियाँ परस्पर संतुलित रहती हैं। इसके बाद पैमाने की हानियाँ बचतों की तुलना में बढ़ने लगती हैं, जिससे कि LAC4 जो है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। तो ये LAC वक्र पर पैमाने की बचतों और हानियों का प्रभाव था, जिसकी वजह से LAC का जो आकार है वो परिवर्तित होता है, प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। ये रेखा चित्र की जो अभी हमने व्याख्या की है वही है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होगी। तो इसके लिए हमें अल्पकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की सहायता लेनी होगी। यहाँ पर 3 प्लांट हैं
हम इनको 3 प्लांट ले लेते हैं शुरू में। हम मानते हैं कि उत्पादक के पास 3 प्लांट हैं 1, 2 और 3। इनसे संबंधित औसत लागत वक्र हैं SAC1, SAC2, SAC3। SAC1 यानी कि प्लांट 1 की जो सीमांत लागत होगी वो होगी SMC1, जो कि SAC1 को उसके न्यूनतम बिंदु से प्रतिच्छेदित करती हुई जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे प्लांट की जो SMC होगी, ये SMC है, दूसरे प्लांट की जो सीमांत लागत वक्र होगा वो भी SAC2 वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हुए जाएगा। और इसी प्रकार से SMC3 भी SAC3 को उसके न्यूनतम बिंदु से प्रतिच्छेदित करते हुए जाएगा। तो ये अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र हैं अलग अलग 3 प्लांटों के, जो कि उत्पादक इस्तेमाल कर रहा है अल्पकाल में। हम जानते हैं कि जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है वो SAC जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं उनको स्पर्श करते हुए जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SAC1 को A बिंदु पर, SAC2 को C बिंदु पर और SAC3 को D बिंदु पर हमारा ये LAC स्पर्श कर रहा है, जो कि ये दिखाता है कि जब उत्पादक पहले प्लांट का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वह A बिंदु पर उत्पादन कर रहा होता है, यानी कि OX1 उत्पादन मात्रा का वो उत्पादन कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस उत्पादन मात्रा पर जो SMC होगी वो होगी BX1। इसी प्रकार से जब उत्पादक दूसरे प्लांट पर उत्पादन कर रहा होता है तो यहाँ पर OX2 उत्पादन मात्रा का वह उत्पादन कर रहा होता है और उसकी औसत और सीमांत लागत परस्पर बराबर होती हैं, जो कि CX2 है। और जब उत्पादक अल्पकाल में तीसरे प्लांट का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वह D बिंदु पर होता है और D बिंदु पर OX3 उत्पादन मात्रा का उत्पादन वो कर रहा होता है। तो इस पर OX3 उत्पादन मात्रा पर यानी कि तीसरे प्लांट पर जो औसत लागत होती है वो होती है DX3 और सीमांत लागत जो होती है वो होती है EX3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग प्लांटों पर जो सीमांत लागत है उनको हमारे 3 बिंदु दिखा रहे हैं, एक तो B, C और E। इन तीनों ही बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो हमें दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र प्राप्त हो जाता है। इन तीनों को मिला दें तो ये LMC आपका तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हम दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। इस रेखा चित्र की ये व्याख्या है जो अभी हमने की है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।